नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग ये पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। आज का अपना लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है छोटा सा उत्सर्जन। उत्सर्जन पेड़ पौधों के अंदर भी होता है, जीव जंतु के अंदर भी होता है। हम लोग ये आज मानव में उत्सर्जन और पादपों में उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्सर्जन होता है क्या। उत्सर्जन की प्रक्रिया सभी जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी प्रतिक्रिया होती है उन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है, कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है जिनको शरीर से बाहर त्यागना बहुत जरूरी होता है। विषैले पदार्थ होता है, यदि उनकी मात्रा अपने शरीर में बढ़ जाती है तो उनके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पेड़ पौधों की मृत्यु हो जाती है, वो जीवित नहीं रह सकते प्रकृति में। तो उन अपशिष्ट पदार्थों को, जो हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर, मान लो ये जीवों के शरीर में जो अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कुछ काम के नहीं होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो आज हम लाइफ प्रोसेस का टॉपिक पढ़ेंगे उत्सर्जन। तो अपनी हेडिंग है उत्सर्जन। बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट का मतलब होता है जो कुछ काम के नहीं होते हैं, अनावश्यक पदार्थ बोल सकते हैं उनको, को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने भी, या जीवों के शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के अंदर मल होता है, यूरिया होता है, अमोनिया हो सकता है, अमोनिक अम्ल हो सकता है। ये सारे के सारे आपके क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। आप यदि वो पूछ ले, पसीना भी वैसे अपशिष्ट पदार्थों में आता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखो, तो आप नाम लिख सकते हैं, मल नाम लिख सकते हैं, यूरिया लिख सकते हैं, NH3 यूरिया का फॉर्मूला अपना आप जानते होंगे, NH3 होता है अपना। और अमोनिया का आप जानते ही अपना NH3 होता है। अमोनिक अम्ल में अपना अलग अलग अम्ल होता है। मल हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिक अम्ल हो गया, ये सारे के सारे उत्सर्जित पदार्थ हैं। मतलब अपने शरीर में ये अनावश्यक पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड, जितने भी पदार्थ है, अपने शरीर में कुछ काम के नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ है। चलो आगे देखते हैं अपना जो मैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम तो मानव है, तो मानव की बात करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन है तंत्र। ये अपने शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करेगा। तो बात करते हैं, देखो हमारे शरीर में उपापचय के अंदर दो विक्रिया होती है, एक तो ऑक्सीकरण होती है और एक अपचयन होती है, जिसे उपचयन अपचयन भी बोल सकते हैं। हमारे शरीर में उपापचय के परिणाम स्वरूप एक तो क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब जब हमारे शरीर में उपापचय प्रक्रिया होती है, जब बोले तो ऑक्सीकरण अपचयन जो प्रक्रिया होती है, उपचयन अपचयन प्रक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप जैसे ये अपने जितने भी है ये उत्सर्जित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है और जो शरीर के लिए काफी हानिकारक भी होते हैं। अतः उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। मतलब आपके शरीर में जितनी भी ये अपचयन उपचयन अभिक्रिया होती है उनके फलस्वरूप बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होता है, और उनको शरीर से, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनको बाहर त्यागना बहुत जरूरी होता है, और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं उत्सर्जन का। आप तंत्र की बात कर रहे हैं तो आगे देखो, ये आप देख सकते हो। पहले सबसे पहले अपने उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र तो भाई आज है 2 नंबर का उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ तो बना सकते। ये है आपको उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। इसके जो मुख्य भाग होते हैं, वो मुख्य भाग आपको चारों की परिभाषा याद होनी चाहिए, वही मुख्य भाग है। फिर पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो कम से कम 1 दिन लग जाएगा, इतना उत्सर्जन तंत्र होता है। लेकिन हम अपने बोर्ड एग्जाम में जितने भी फैक्ट है उनके बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। जैसे उत्सर्जन तंत्र है, ये आपका उसका नामांकित चित्र है। इसके अंदर जो आप बोलते हो, जैसे किडनी बोलते हो, गुर्दा बोलते हो, वृक्क बोलते हैं, ये है आपके, ये होती है आपकी 2 किडनियां उत्सर्जन तंत्र में होती है। इनका क्या काम होता है? हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर में बाहर निकालने की प्रक्रिया में इनका मुख्य योगदान होता है। सेब का आकार का होते हैं, ये सेब के बीज होते हैं, आपने देखा होगा उन बीज। हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं, ये दायां हो जाएगा, ये वाला अपना दायां वृक्क हो जाएगा, और इधर वाला अपना कौन सा हो जाएगा? ये वाला अपना हो जाएगा बायां वृक्क।
एक हो जाएगा अपना दायां हाथ, दूसरा हो जाएगा अपना बायां हाथ। किडनी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? किडनी, सामान्य भाषा में गुर्दा, यही होते हैं आपके। बोलते हैं एक किडनी 1 लाख रुपए की, एक किडनी 2 लाख रुपए, ये आपके पास 2 लाख रुपए ये पड़े आपके सामने, ये आपका 1 लाख रुपए, इधर वाला दायां वाला 1 लाख रुपए और इधर वाला बायां कितने लाख, दोनों कुल मिला के कितने लाख हो गए? 2 लाख। ये दो आपकी किडनियां हैं, गुर्दे इन्हीं को बोलते हैं। और इन्हीं किडनियों से अपनी जुड़ी होती है मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी का मतलब इसका काम क्या होता है? जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे मूत्र की बात कर लेते हैं, मूत्र के साथ जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ये मूत्र वाहिनी का क्या करती है? वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र को पहुंचाने का कार्य करती है। मूत्राशय का, ये मूत्राशय बना हुआ ये वाला, ये है मूत्र का संग्रहण करता है। मूत्र मार्ग या मूत्र रंध्र बोलते हैं, इसके द्वारा हम लोग शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं मूत्र के साथ में उनको त्याग देते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको हमें मल द्वारा या गुदा द्वारा त्यागते हैं, और कुछ अपशिष्ट, ज्यादातर अपशिष्ट पदार्थों को हम लोग मूत्र के साथ में बाहर निकाल, जितने बच्चे यूरिया है, चाहे यूरिक अम्ल है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सारे के सारे मूत्र के साथ में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का भी आता है। क्या आता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बने, तो आपको ये बनाना है। ये वाली है, ये आपकी सीरा है, महासीरा बोल सकते हैं जिसे, महासीरा। ये आपको होगी महासीरा, इधर वाली होगी आपकी महाधमनी, ये हो जाएगी आपकी महाधमनी। अब आपको ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि महासीरा का क्या कार्य होता है। महासीरा का क्या काम होता है? वैसे तो हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, पूरे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाने का काम ये करती है महासीरा। और जो आपकी महाधमनी होती है, ये अपशिष्ट मतलब जितना भी शुद्ध रक्त होता है, महाधमनी के अगर हृदय से उस रक्त को शरीर के विभिन्न पूरे भागों, अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करती है? महाधमनी। महाधमनी में तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और महासीरा में आपका कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? यह शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और ये आपका इसका किसका हो गया? मानव उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र हो गया। देख सकते हो आप, और बार बार प्रैक्टिस करके इसको बना भी सकते हो। आगे देखो, अलग अलग भागों के बारे में पढ़ते हैं। आपकी किडनी क्या होती है, मूत्र वाहिनी क्या होती है, मूत्राशय क्या होता है, मूत्र मार्ग क्या होता है, सबके बारे में छोड़ा, चाहे बड़ा नहीं, विस्तार से पढ़ेंगे तो एक की इस वृक्क की एक की हम विशेषता पढ़ेंगे तो कम से कम 5-6 पेज हो जाएगी। लेकिन जो मेन है अपने को इसे 10th क्लास के 9th क्लास के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कितना दिखना है वो उतना ही मैं आपको बताऊंगा इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा बताएंगे उसमें तो वृक्क या किडनी के बारे में, सिर्फ किडनी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वृक्क या किडनी होता है क्या, आपका देख लो। 1 नंबर, कम से कम आपको इसकी 2-3 विशेषता पता होनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं वृक्क या किडनी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए वृक्क होता है वो किस बीज के, सेम के बीज के आकृति के कैसे होते हैं? गहरे भूरे रंग के होते हैं। उनका रंग भी आपको मैंने बता दी, गहरा भूरा लाल रंग होता है। कैसा होता है? गहरा भूरा लाल। सेम के बीज का आकार के होते हैं। सेम नाम सुना है आपने? सेम के बीज का आकार। यदि आपको पूछ लेना वृक्क या किडनी की जो आकृति होती है किस बीज के आकार की होती है? सेम के बीज का आकार की होती है। इनका कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है? गहरे भूरे लाल रंग का होता है। कैसा होता है? गहरा भूरा लाल रंग का। इसके बाद में एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं। वैसे मनुष्य का मतलब स्वस्थ मनुष्य में प्रत्येक वृक्क किडनी की बात करते हैं, उसकी लंबाई होती है लगभग कितनी होती है? 10 से 12 सेमी होती है। कितनी होती है? 10 से 12 सेमी। और उसकी चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई होती है 5 से 7 सेमी। लंबाई 10 से 12 सेमी और चौड़ाई 5 से 7 सेमी। अलग अलग, अब ऐसा नहीं बोला कि किसी के 6 सेमी होते हैं, नहीं, अलग अलग व्यक्तियों की किडनी का आकार अलग अलग होता है। कुछ व्यक्तियों की छोटी होती है, कुछ व्यक्तियों की थोड़ी बड़ी होती है। इनका भार लगभग 120 से 150-60 ग्राम होता है। अब ऐसा भी नहीं, कुछ जितने छोटे होते हैं भाई, शरीर के बढ़ने के अनुसार भी उनके शरीर के अंग विकसित होते हैं। तो छोटे जितने भी भाई, जैसे बच्चे हैं, बच्चे के बाद में एक वयस्क व्यक्ति तैयार होता है। बच्चे में अपने इनका वजन हो सकता है 120 ग्राम और बड़ों में 140 ग्राम, 150 से 60 ग्राम तक भी होता है। और लंबाई की बात करते हैं तो छोटे बच्चों में तो लंबाई अपनी कम ही होगी, सीधी सी बात हो, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं अपनी। तो ये होगी इसकी विशेषता। बात करें वैसे मनुष्य की, एक स्वस्थ मानव की बात की, उसमें जो लंबाई होती है किडनी की कितनी होती है? 10 से 12 सेमी होती है। चौड़ाई आपकी 5 से 7 सेमी होती है। और भार कितना होता है? 120 से कितना होता है? 150 ग्राम होता है। आगे बात करते हैं, इसके भी आपके 2 भाग होते हैं। किडनी में भी 2 भाग होते हैं मेन में। एक कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स हो गया, दूसरा आपका मेडुला हो गया। ये देखो,
वृक्क में दो भाग है, एक कॉर्टेक्स हो गया आपका, दूसरा मेडुला हो गया। कॉर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है, सिर्फ सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। किडनी मेन है अपना, उत्सर्जन तंत्र में मेन किडनी वृक्क है। और हम बात कर रहे हैं इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो। एक कॉर्टेक्स हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, मेडुला। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स क्या होता है। ये आपका बाहरी भाग होता है, किसका, किडनी का बाहरी भाग। ये आपका किडनी का बाहरी भाग है, जो मेडुला के पिरामिडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं। इसका मतलब होता है मेडुला में आपके स्तंभ होते हैं। स्तंभ होता है कैसे, वो देख लेते हैं। आपका कॉर्टेक्स होता है वो किडनी का बाहरी भाग को बोल सकते हैं। जैसे आपका मेडुला होता है वो इसका आंतरिक भाग होता है। कॉर्टेक्स होता है वो बाहरी भाग हो गया, मेडुला आपका इसका आंतरिक भाग हो गया। मेडुला कुछ शंकुआकार पिरामिड में बंटा होता है। शंकु का आकार आप जानते हो, टोपी का आकार एक शंकु का आकार होता है। मैथ में पढ़ते हो शंकुआकार, शंकु के बारे में आप पढ़ते हो। जो आप जैसे वो टोपी लगाते हो ना, ऐसे जन्मदिन पर ऐसे सीधी ऐसे शंकु का आकार आप बता सकते हो, ऐसे होता है। ये आपका शंकु का। तो मेडुला हो गया वो आपका आंतरिक भाग हो गया, किसका, किडनी का आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। और मेडुला कुछ शंकुआकार पिरामिड में बंटा होता है। यहाँ पर देखिए इसकी विशेषता रखी, ये बाहरी भाग है जो मेडुला के पिरामिडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं। जो बीच में स्तंभ का जो खंभे होते हैं ना, वो किसके होते हैं, कॉर्टेक्स होते हैं। और जो शंकुआकार पिरामिड होते हैं वो किसके होते हैं, वो आपके होते हैं मेडुला के। दो भाग हो गए, एक बाहरी भाग कॉर्टेक्स हो गया, आंतरिक भाग क्या हो गया, मेडुला हो गया। आगे चलते हैं किसका, किडनी का। दो नंबर हम पढ़ते हैं मूत्र वाहिनी। क्या होता है मूत्र वाहिनी, देख लेते हैं। मूत्र वाहिनी तो मनुष्य होता है, मनुष्य में एक जोड़ी मूत्र वाहिनी पाई जाती है। एक जोड़ी का मतलब दो मूत्र वाहिनी का होती है। कितनी होती है, दो मूत्र वाहिनी होती है। जिसका उपयोग, इसका उपयोग किसमें करता है, मूत्र वाहिनी का, मूत्र को गुर्दे से, गुर्दा बोले तो किडनी से, वृक्क से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। मानव में एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी में दो मूत्र वाहिनी क्या हो जाएगी। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाने का। गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाने का होता है। आगे देखो मूत्राशय के बारे में 3 नंबर पॉइंट अपना मूत्राशय। सब के बारे में हम लोग दो दो लाइन बहुत हो जाएगी, दो हो जाएगी तो अपना कम से कम 2 पेज हो जाएगा। मूत्राशय की बात करते हैं, ये खोखला गोलाकार आकार का एक अंग है जो मूत्र की बात करते हैं, जिसको पेशाब बोलते हैं, जिसको धारण करने का काम करता है। और अधिकांश लोगों के लिए इसमें 500 से 700 ml पेशाब समा सकता है। 500 से कितना ml, 700 ml पेशाब समा सकता है। ये आपको मूत्राशय हो गया। मेन इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है मतलब मूत्र या पेशाब को धारण करने का कार्य हो गया। खोखला होता है और प्रत्येक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति की बात होती है, प्रत्येक व्यक्ति होता है वो लगभग कितना धारण कर सकते हैं, ये भी इसमें आपकी दे रखी है। देखो लाइनें दे रखी है कि कम से कम कितना 500 से 700 ml उसमें समा सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि भाई सीधा ही मूत्र वाहिनिका से मूत्र को हम बाहर त्याग देते हैं, नहीं नहीं। जब व्यक्ति अनकंट्रोल होता है, कंट्रोल करता है तो मतलब कितने तक कंट्रोल कर सकता है, 500-600 ml तक कर सकता है। लेकिन जब मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तब उनको अपने शरीर से बाहर त्यागना पड़ता है। वैसे आप जानते हो इनके बारे में, कोई बताना इसमें लिखने वाले आपको क्या भाषा लिखनी होती है बात कर। अब हम बात कर लेते हैं मूत्र मार्ग की। मूत्र मार्ग आपका क्या होता है, मूत्र मार्ग मूत्राशय और शरीर के बाहरी भाग के बीच का मार्ग है। कहाँ का, मूत्र मार्ग मूत्राशय और शरीर के बाहरी भाग का बीच का मार्ग है ये, जो मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की अनुमति देता है। मतलब जिससे वह अंग मान सकते हैं जहां से हम लोग मूत्र को अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर त्यागते हैं, वही अंग होगा आपका मूत्र मार्ग। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन का संबंध इसी से, वृक्क से, किडनी से ही है। नेफ्रॉन होता है क्या, आपको पता होना चाहिए। नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, ये किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आपको यदि पूछ ले वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को वृक्क की या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, नेफ्रॉन किसे कहते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, नेफ्रॉन के बारे में पूछता है। नेफ्रॉन क्या है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। इसका आप डायग्राम देख सकते हो, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखो, देख सकते हो, ये नेफ्रॉन की संरचना है।
किसकी संरचना है? नेफ्रॉन की। वही है इसमें, वो जो इसमें आपको बड़ा कर लेते हैं इसको, इतना करेंगे जितना हम ठीक से देख सकते। ये लो, ये है आपकी नेफ्रॉन की संरचना। यदि आपको बोल देंगी, पूछ लेंगे नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार बनती है, इसमें अलग अलग नलिका, अलग अलग वाहिकाओं का अलग अलग कार्य। ये आपकी है संग्राहक वाहिनी। ये आपकी कौन सी वाहिनी है? संग्राहक। सबका नाम देख लो इसमें आपके, ये संग्राहक वाहिनी हो गई। इसमें इसका मैं स्पेशल फ्रिक नेफ्रॉन की संरचना पर अलग से वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें सिर्फ हम जो अपना उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं उसमें आपको मैं बता रहा हूँ। ये आपको हो गया संग्राहक वाहिनी, ये आपका वक्राणु का नलिकाकार भाग हो गया। वक्राणु क्या होता है उसी के बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो ये वक्राणु होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं उसकी, मानव में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। रक्त में तो क्या होता है कि उसमें वो शीरा और धमनी होती है, वो शुद्ध और अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। उत्सर्जन में वही होता है अपना। और ये अपना हो गया बोमन संपुट, ये वाला भाग। और ये वृक्क धमनी की शाखा, धमनी मतलब वही होगी, इसमें भी रक्त वाहिकाएं होती है। धमनी की शाखा है, ये आपकी शीरा की शाखा है। ये वापस यहाँ पर नाम आ गया वृक्क धमनी। धमनी का कार्य आप जानते हो क्या होता है? ये हमारे शरीर में जितना भी क्या होता है, कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम ये धमनी करती है। और शीरा वाली जितनी भी शाखा होती है वो आपके अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक ले जाने का काम करती है। वैसे भी हम लोग अपना वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा, हम लोग इसमें सिर्फ नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बात करेंगे। आपको यदि नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको इसकी इमेज दिखानी थी, मैंने तो आपको इसमें थोड़ी और बातें बता दी। आप देख सकते हो, जैसे ये देख सकते हो, ये इसकी नेफ्रॉन की संरचना है अपनी, इस प्रकार की संरचना होती है, आप देखी भी होगी। अब हम बात करते हैं एक अपना छोटा सा कि कृत्रिम वृक्क होता है। कृत्रिम वृक्क आप जानते हो क्या होता है? कृत्रिम वृक्क का मतलब होता है हमारे शरीर में जब किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तब क्या, उस स्थिति में जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सी कृत्रिम किडनी लगाते हैं, जिस प्रक्रिया को अपॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपॉन। अब बात करते हैं कृत्रिम वृक्क होता है क्या है। ये देखो, वृक्क के या किडनी के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसे बोले कि जब आपके शरीर की किडनी काम नहीं करती है, किडनी काम नहीं करती है, उस स्थिति में आपके शरीर में कृत्रिम किडनी लगा दी जाती है। और कृत्रिम किडनी का उपयोग किया जाता है। एक कृत्रिम जो किडनी होती है, जो नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपॉन जो अपने उसको डायलिसिस भी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डायलिसिस द्वारा निकलाने की युक्ति होती है। अब हम क्या करते हैं कि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनमें शरीर से मतलब ये किडनियाँ काम नहीं करती है, किडनी काम नहीं करती है, और उनके शरीर में कृत्रिम किडनी डाल देते हैं, फिर भी वो काम नहीं करती है। तो फिर वो क्या करते हैं, वीक में, सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार वो जाकर हॉस्पिटल में डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस का मतलब होता है कि उनके शरीर में या रुधिर, खून में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा बाहर त्यागा जाता है। डायलिसिस ही बोल। अपॉन का मतलब ये हो गया हमारे शरीर में जितने भी देखो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से निकालने की एक युक्ति है, खून से बाहर निकालने की एक युक्ति होती है, जिसे डायलिसिस बोलते हैं या अपॉन बोलते हैं। ये कंडीशन कब होती है? जब किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है। काम नहीं करती है, दो किडनी होती है आपकी, दो में सीधे एक भी काम करती है, फिर भी अब लगभग अधिकतर अपशिष्ट पदार्थों को व्यक्ति जीवित रह सकता है। एक किडनी होती है तो एक कृत्रिम डाल के भी जीवित रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में 2 कृत्रिम डाल देते हैं, फिर भी वो कुछ व्यक्ति होता है वो कुछ सालों के लिए जीवित रह सकता है। लेकिन वो जो कृत्रिम किडनी भी काम नहीं करती है, उस स्थिति में उसको डायलिसिस करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डायलिसिस नहीं कराएगा तो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि अंत में व्यक्ति की मृत्यु होती है। क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ जहरीले पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन के जितने भी अपशिष्ट होते हैं वो विष जहर के समान कार्य करते हैं। तो हो गया। फोन आपसे पूछे डायलिसिस क्या होता है? नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से बाहर निकालने की युक्ति होती है, किसके द्वारा? किडनी के द्वारा, कृत्रिम वृक्क द्वारा। कृत्रिम वृक्क द्वारा बाहर निकालने की विधि होती है, उसी को हम बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं। अब छोटा सा और बचा है, हम बात कर चुके हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। अब बात कर लेते हैं पादपों में उत्सर्जन की बात करते हैं, किस प्रकार पादपों में उत्सर्जन होता है। चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, सब में उत्सर्जन की प्रक्रिया जरूरी, क्योंकि सभी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको निकालना जरूरी होता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले
पौधे एवं प्राणी दोनों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, परंतु पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन अंग या तंत्र नहीं होता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जितने भी जीव जंतु होते हैं, सब जीव जंतु उनके आकार के अनुसार, जैसे जिस जीव का शरीर जितना बड़ा होगा उसी के अनुसार उसमें अंग उतना ही विकसित होता है। अब जैसे मानव की बात करते हैं, मानव की तरह पेड़ पौधे में उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, कोई विशेष प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कोई तंत्र नहीं होता इसमें खैर आपको पता भी होगा, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए कोई भी तंत्र नहीं होता। अतः पादप क्या करते हैं, अतः पौधे अपने उत्सर्जित पदार्थों को पत्तियों, छालों, फलों, बीजों के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। आप लोग देखते हो कुछ पादपों की पत्तियां सूखकर नीचे टूट जाती, गिर जाती है, वो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना वो उन पत्तियों के अंदर त्याग देते हैं। पेड़ पौधे की छाल होती है उनके अंदर त्याग देते हैं। जो फल होते हैं, जिस पे पादप के फल लगते हैं उनके अंदर भी उनके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। गोंद होता है वो अपशिष्ट पदार्थ होता है एक प्रकार का। फल मान लो, बीज मान लो, उनके अंदर उनके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। वैसे पादप के हो सकता है कि वो अपशिष्ट पदार्थ मानव उनको खाने में काम लेता है, उनके लिए हानिकारक नहीं हो, लेकिन वो पादप के लिए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से अपने त्याग देते हैं। पत्तियों जैसे पत्तियां पेड़ से टूटती है उनमें अपशिष्ट पदार्थ के रूप बाहर त्याग देता है, फलों में त्याग देता है, बीजों के माध्यम से वो क्या कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। और होते क्या है, आप वो भी बात कर सकते हैं प्रोटीन उपापचय। उपापचय का मतलब जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों होती है के दौरान उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिक पादप से मुख्य उत्सर्जन उत्पाद है। मतलब ज्यादातर उसमें नाइट्रोजन के उत्पाद होते हैं। पादप के अंदर नाइट्रोजन की उत्सर्जित उत्पाद होते हैं जिनको पत्ती, छाल, फल, बीजों के माध्यम से क्या कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। ये अपना आज का लेसन हो गया पूरा। और इस वीडियो में हमने बात किसकी की है, इस वीडियो में हम देख लेते हैं, फिर भी कुछ बचा है क्या नीचे, मेरे अंदाज इतना ही है, इतना ही देख सकते हो। इस वीडियो में हमने बात की है मानव उत्सर्जन तंत्र की, पादप उत्सर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। मैंने सिर्फ उत्सर्जन में उतना ही बताया जितना कि आपको एग्जाम में लिखना। आप सोचोगे सर हमें बहुत कम बताया, ऐसा मत सोचना, आपको जितना एग्जाम में लिखना है ना उतना ही बताया है। ज़्यादा डिटेल ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इसके ऊपर अलग अलग, जैसे मूत्राशय पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, मूत्रवाहिनी पर अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें कम से कम एक अंग की विशेषता बताएंगे तो उसमें 2-2, 3-3 पेज भर सकते हैं। उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट इतने होते हैं, उनमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, वो अलग अलग विशेषता होती है। तो ये बोर्ड एग्जाम के अनुसार मेन फैक्ट था, वही मैंने बताया और वही आप लोगों को काम में लेना है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।